ठीक है। तो इससे पहले हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं एरोडायनेमिक्स, यानी एयरक्राफ्ट एरोडायनेमिक्स एंड एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम, ये हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने एरोडायनेमिक्स देखा था, एयरक्राफ्ट का कंट्रोलिंग सिस्टम देखा था, उसी में हाई स्पीड फ्लाइट देखा था, शॉक वेव का जनरेशन देखा था, टाइप ऑफ शॉक वेव्स देखे थे हमने, है ना। उसके बाद एरोडायनेमिक हीटिंग, एयर इनटेक का शेप जो है हम हमेशा ऐसा डाइवर्जेंट रखते हैं या फिर कन्वर्जेंट सुपरसोनिक में रखते हैं, ताकि वहाँ पर जब एयर एंट्री करे तो इंजन ना इंस्टॉल होने पाए और वहाँ पर जो एयर की स्पीड हो वो 0.5 से कम हो। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम पहले वाले चैप्टर्स में देख चुके हैं। यहाँ पर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, है ना, जिसके बारे में जनरल कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, पर इतना है कि आप लोग काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जैसे आपकी बॉडी है ना, तो आपकी बॉडी एक स्ट्रक्चर पर चल रही है ना, जैसे आपके बोन्स जो होते हैं, जो भी बोन्स आपके शरीर में है, वो बोन्स क्या बनाते हैं, एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके ऊपर ये स्किन है ना, मसल्स, ये सब मिल करके आपकी पूरी बॉडी फॉर्म करती है। ठीक है, इसी तरह से एयरक्राफ्ट में भी सिर्फ जो बाहर से देखने में हमें स्किन दिखाई देती है, बिल्कुल स्मूथ स्किन, वो ऐसा नहीं होता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो टूटे ना, क्योंकि हम जानते हैं एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसेस काम करते हैं, ठीक है, और बहुत हैवी लोड काम करता है। ठीक, तो ये ज़रूरी है कि वो पूरी तरह से स्ट्रेंथ में हो, यानी मजबूत हो, है ना। तो उसके लिए हम उसको एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप करना हमारी ये प्रायोरिटी होती है, कि एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहे, काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहे, ताकि वो टूटे ना। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट होती है कि एयरक्राफ्ट को हमें ज़मीन पे तो चलाना नहीं होता है, एयरक्राफ्ट को हमें हवा में उड़ाना होता है ना, यानी हमें एयरक्राफ्ट को फ्लाई करवाना होता है। तो हम मजबूत चीज़ तो बना सकते हैं, यानी हम एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ तो बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप बहुत हैवी मेटल्स का यूज़ कर लीजिए, है ना, तो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस जाती है, और वो प्रॉब्लम होता है वेट। यानी आप जैसे ही एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को मजबूत करना स्टार्ट करते हैं, यानी जैसे ही उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर का वेट भी बढ़ जाता है। अब आप सोचो, जब एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर का वेट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपको उतना ज़्यादा पावरफुल इंजन लगाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा पावरफुल इंजन आप लगाओगे उतना ज़्यादा फ्यूल का कंजम्पशन होगा, जितना ज़्यादा फ्यूल का कंजम्पशन होगा उतना ज़्यादा हमारे पैसेंजर्स का जो किराया होता है, जो फेयर है, वो उतना ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि एयरक्राफ्ट का जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो परफेक्ट हो, यानी ऑप्टिमम हो। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट होना। ठीक है, यानी गिवन इनपुट पर बेस्ट आउटपुट निकालना, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब हम स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे एयरक्राफ्ट का, इसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि हम जब कभी भी एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट के स्ट्रेंथ का हवाला नहीं दे सकते हैं, यानी सिर्फ एयरक्राफ्ट के स्ट्रेंथ का एक प्राइमरी पैरामीटर नहीं लेते हैं, बल्कि एयरक्राफ्ट का वेट वो भी प्राइमरी पैरामीटर है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एयरक्राफ्ट का वेट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमें एट लास्ट हमें कोई झेलना पड़ेगा उसका कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, यानी क्योंकि हम और आप, हम ही तो कस्टमर्स हैं एविएशन के। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आना स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम तो ये जान लेते हैं कि कोई भी एयरक्राफ्ट हो, अगर उसका स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड नहीं है तो वो कभी भी एविएशन में फ्लाई नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हमारे पास कुछ अथॉरिटीज़ होते हैं, जैसे आपका कॉलेज है आपकी अथॉरिटी, जैसे आप 10-12 पढ़े होंगे तो बोर्ड्स आपकी अथॉरिटी हैं जो आपके रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं। उसी तरह से DGCA जो इंडियन सिविल मार्केट को हैंडल करता है, वो अथॉरिटी है जो कि ये चीज़ बताता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट तभी मार्केट में आ सकता है जब वो पूरे सेफ्टी स्ट्रक्चर के साथ हो, यानी उसका स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि वो आसानी से टूटने ना पाए। ठीक है, वैसे अब ऐसे तो कह नहीं सकते कि उसको टूटना इम्पॉसिबल हो, क्योंकि अगर वो क्रैश वगैरह होते हैं तो उसके स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं, तो इम्पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, बट जनरल कंडीशन में उनके एयरक्राफ्ट पर कोई इफेक्ट ना आए, कम से कम वो इतना स्ट्रेंथ और इतना वेट उसका होना चाहिए। ठीक है, वो सेफ्टी फीचर्स को फॉलो करेगा। जैसे आप तो आजकल तो छोटे से छोटे ब्रांड में आपने सुना होगा, टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है ना, ISO द्वारा प्रमाणित, तो वो क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स जो हैं इंटरनेशनल मार्केट के स्टैंडर्ड्स को मान करके बनाए गए हैं। ठीक है, तो यानी आपके सेफ्टी को कोई खतरा नहीं है। इसी तरह से एयरक्राफ्ट का सेफ्टी उसके स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक, तो EASA पार्ट 25, ठीक है, EASA जो EASA है हमारा, EASA आप जानते हैं, ये भी जैसे हमारा DGCA इंडिया के लिए ऑर्गेनाइजेशन है।
इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे हम यासा कहते हैं, ठीक है। तो ये यासा जो है ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, जिसको लगभग यासा के हम भी मेंबर हैं, यानी इंडिया भी मेंबर है यासा का। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 समथिंग कंट्रीज़ जो हैं यासा के मेंबर्स हैं, जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। तो यासा का पार्ट 25, जैसे आपके यहाँ CAR चलता है ना, सिविल एविएशन रेगुलेशंस, वैसे ही यासा में ही सिविल भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसका पार्ट 25 बताता है कि अगर कोई एयरक्राफ्ट प्रॉपर स्ट्रेंथ में और प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ नहीं है तो उसे कभी भी एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, यानी कि कभी भी वो एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है हमारे एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर की, क्यों हमें पढ़ना होता है, इसकी ये ज़रूरत है, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है एज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर कि कभी भी कोई भी एयरक्राफ्ट को हम ऐसे ही हम CRS यानी सर्टिफिकेट ऑफ रिलीज टू सर्विस इशू ना करें जो प्रॉपर स्ट्रेंथ में यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को। अब हम क्या करेंगे कि एयरक्राफ्ट में आप जानते हो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्यूजलाज, देन विंग्स, देन योर इम्पेनेज सेक्शन जहाँ पे आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, एलिवेटर, रडार होते हैं, फिर आपके एलेरॉन्स, आपके इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, अंदर के फ्लोर्स, सीट्स, इस तरह से बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं एयरक्राफ्ट में, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। तो हमें ज़रूरत है ये जानने की कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। जैसे मान लो कि आपके कॉलेज में पढ़ाई जा रही है सब्जेक्ट 7 और 6, है ना, मॉड्यूल 7 और मॉड्यूल 6 पढ़ाया जा रहा है। आपने जो मॉड्यूल फिल किया है DGC के लिए वो फिल किया है मॉड्यूल 4। अब अगर आप ज़्यादा प्रायोरिटी अपने कॉलेज वाले मॉड्यूल को देने लग जाएंगे कि मॉड्यूल 6 और 7 हमें पढ़ना है, तो आप मॉड्यूल 4 में फेल हो जाएंगे DGC में, है ना। तो आपको प्रायोरिटी पता होनी चाहिए कि हमें किस टाइम पर किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है ना। इसी तरीके से एयरक्राफ्ट के जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, जितनों का भी मैंने नाम ले लिया, विंग्स, एलेरॉन, रडर, एलिवेटर, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, वर्टिकल स्टेबलाइजर, नोज, है ना, फ्यूजलाज, ये सारी चीज़ें जो हैं एयरक्राफ्ट की, इनको भी हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर बेसिस होना चाहिए क्लासीफाई करने के लिए। तो ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी हम इनको कितना इंपॉर्टेंस दे, इस बेसिस पर हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। पहले पार्ट को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, और तीसरे को बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये आपने इकोनॉमिक्स वगैरह में भी पढ़ा होगा क्लास 9-10 में, है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, है ना। तो प्राइमरी, इसी तरह से जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके नाम से ही आपको क्लियर होगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यानी उनका फेल होना बहुत ज़्यादा खतरे में हमें डाल सकता है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स इसी तरह से नाम से पता चल रहा है इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन प्राइमरी जितने इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और टर्सरी का मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो इन सेकेंडरी या फिर इन प्राइमरी, इन दोनों में से किसी ना किसी को सपोर्ट करते हैं, है ना, तो उसे बोलेंगे टर्सरी, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, ऐसे यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर। तो अब हम थोड़ा जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो प्राइमरी में आते हैं, कौन से कंपोनेंट हैं जो सेकेंडरी में आते हैं, कौन से कंपोनेंट हैं जो टर्सरी में आते हैं और क्यों आते हैं, ये भी जानना जरूरी है ना, कि आखिर क्या बेसिस है उनको प्राइमरी में रखने का। जैसे आपके कॉलेज में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कहा जाता होगा ये बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, कुछ आएंगे जो मॉडरेट हैं, पढ़ भी लेते हैं, कभी नहीं भी पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो उनका कोई बेसिस होगा ना कि भैया इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, इनके मॉड्यूल बहुत ज़्यादा क्लियर है, इसलिए इनको ऊपर रखा गया, फिर इनको बीच में, इनको नीचे रख गया। तो ऐसे ही जो भी स्ट्रक्चर एयरक्राफ्ट के होते हैं उनको भी कुछ क्राइटेरिया पर डिवाइड किया जाता है। ऐसे नहीं कि अपने मन में जो भी आ गया उसको प्राइमरी में डाल दिया, जो मना है उसको सेकेंडरी में, ऐसा नहीं होता है। उसका प्रॉपर बेसिस है, प्रॉपर क्राइटेरिया है, ठीक है। तो वो क्राइटेरिया हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम इन्हीं की बात करेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, अगर ये स्ट्रक्चर्स फेल हो जाएं, फेल होने का मतलब कि अगर ये डैमेज हो जाएं या डिस्ट्रॉय हो जाएं किसी तरीके से, तो आपको ग्राउंड में या फिर एयर में, कहीं पर भी, अगर एयरक्राफ्ट ग्राउंड पर है वहाँ पर ये डैमेज या फेल हो जाएं, या फिर एयरक्राफ्ट हवा में है उस टाइम पर फेल या फिर डैमेज हो जाए, दोनों ही कंडीशन में ये कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कैटास्ट्रॉफिक मतलब बहुत ही भयानक, ठीक है। यानी अगर ये हवा में फेल हो जाए तो हो सकता है एयरक्राफ्ट क्रैश कर जाएगा, ज़मीन पर फेल हो गए तो हो सकता है इसके अंदर बैठे हुए लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लैंडिंग के समय पे अगर फेल हो गए तो हो सकता है बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो आदमी बैठे होंगे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स फेल होंगे। अब ना, अब क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि आखिर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्राइमरी हैं, तो थोड़ा सा वेट करो अभी, ठीक है। पहले प्रॉपर्टी देखो कि क्यों हम इसको प्राइमरी में रख रहे हैं। पहला, इनके लॉस होने से क्या होगा, एयरक्राफ्ट पे कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट आएगा।
दूसरा, इनके लॉस होने से एयरक्राफ्ट का कंट्रोल खो सकता है, यानी ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिससे एयरक्राफ्ट कंट्रोल खो जाए, एयरक्राफ्ट कंट्रोल ही ना कर पाए, हो सकता है क्रैश कर जाए, हो सकता है कि वो अपने आप रोल करने लग जाए, अपने आप यॉ करने लग जाए, अपने आप एक अप या डाउन जाने लगे, यानी पिच अप या पिच डाउन करने लगे, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है जो पावर यूनिट है एयरक्राफ्ट का, यानी जनरेटर जिसको हम कहते हैं, हो सकता है वो फेल हो जाए इनकी डैमेज होने की वजह से, है ना, या फिर अनइंटेंशनल ऑपरेशन हो जाए। अनइंटेंशनल ऑपरेशन का मतलब पायलट इन कमांड जो PIC होता है, जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी होती है, अगर वो चाहे तो एयरक्राफ्ट को क्लाइंब या डाउन करा सकता है, रडर मूव करा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन या ऐसा कोई भी कंपोनेंट जिसके फेल होने की वजह से अपने आप ऑपरेशन होने, यानी पायलट एंड कमांड जो है उसके कंट्रोल से एयरक्राफ्ट बाहर जा चुका है, ठीक है, कुछ भी ऑपरेशन हो रहा है अनइंटेंशनल, वो नहीं चाह रहा है कि यह हो, लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट यह हो जा रहा है ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है विंग स्पार, ठीक है, क्या होता है हम आगे अच्छे से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, अभी के लिए जान लो विंग स्पार, ठीक है। विंग स्पार क्या होता है, मैं एक फोटो शेयर कर रहा हूँ, उसको आप देख लो, है ना, तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी आगे इसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दिखा सभी को, अरे यार इसमें तो मतलब कुल मिलाकर के ये जो आपको दिख रहा है, इसने तो PNG मैं डाउनलोड कर लिया फोटो की जगह पर, बस ये जान लो कि ये विंग्स के अंदर कोई ऐसा स्ट्रेट मेंबर लगा होता है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि विंग्स के जो लीडिंग एजेस होते हैं, लीडिंग एज के आसपास कहीं पर, थोड़े ही आसपास पर ये कोई ऐसे मेंबर होते हैं जो एक आप मान सकते हैं कि एक रॉड की तरह होते हैं, ठीक है, जैसे आपने घरों में भी देखा होगा या कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो आप देखते हो उसमें कोई एक ऐसा मेंबर होता है जो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, यानी उसे ही सारा का सारा लोड कैरी करना होता है। तो जो विंग स्पार्स होते हैं ये विंग्स में लगाए जाने वाले एक मेंबर होते हैं, स्पैन वाइज लगते हैं, स्पैन वाइज मतलब आप समझ सकते हो फ्यूजलाज से लेके विंग टिप की तरफ लगते हैं, और इनका काम क्या होता है कि विंग्स पर, क्योंकि विंग्स पर ही आप जानते हो सारा लिफ्ट कहाँ जनरेट होता है, विंग्स ही एयरक्राफ्ट को ऊपर लेके जाते हैं, तो सारा का सारा लोड जो हैंडल करने का काम करता है ये विंग स्पार करता है, क्योंकि आप जानते हो ना विंग्स में तो सिर्फ स्किन होता है ना, पतला सा, उस पर अगर इतना सारा लोड डालोगे तो वो टूट जाएगा, तो ये विंग स्पार ही होता है जो सारे लोड को हैंडल करता है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके अलावा इसमें कौन सा मेंबर और आ सकता है, इंजन माउंट्स। इंजन माउंट तो आप भली बात ही समझते होंगे, इंजन माउंट का मतलब होता है वो कंपोनेंट्स जो विंग्स से इंजन को अटैच करते हैं, ठीक है, या फिर अगर फ्यूजलाज में इंजन लगा हुआ है, जैसे आपका एयरक्राफ्ट जो है लियरजेट 24B, इसका जो इंजन है वो फ्यूजलाज में अटैच्ड है, तो फ्यूजलाज और इंजन को अटैच करने के लिए जिस कंपोनेंट का यूज होता है उसे बोलते हैं इंजन माउंट, ठीक है। अब सोचो, मैं इन दोनों एग्जाम्पल पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ। विंग्स के स्पार जो है जो सारा का सारा लोड हैंडल कर रहे हैं, इमेजिन करो वो टूट गया तो विंग्स का सारा लोड क्या होगा, खराब हो जाएगा, विंग्स टूट जाएंगे, विंग डैमेज हो जाएंगे तुरंत। और अगर विंग्स डैमेज हो गया, मान लो एक विंग डैमेज हो गया, तो क्या होगा, एक विंग्स पर क्या होगा, एयर लिफ्ट लगेगा, दूसरे पे खत्म, तो ऐसे क्या होगा, एयरक्राफ्ट पूरा गोल 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 स्पाइरल हो जाएगा, या फिर वो सीधे नीचे गम से आ जाएगा, सीधे जमीन पे आ जाके गिर जाएगा, है ना, क्रैश हो जाएगा। दूसरा इंजन माउंट, इंजन एयरक्राफ्ट को क्या दे रहा है, थ्रस्ट दे रहा है आगे जाने के लिए। अगर इंजन का एक माउंट खराब हो जाए और इंजन निकल के हवा में उड़ जाए तो क्या होगा, एक तरफ से थ्रस्ट मिल रहा है तो एयरक्राफ्ट ऐसे गोल 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 घूम जाएगा, या फिर हो सकता है वो सीधे जमीन पे आ जाए, क्रैश कर जाए, है ना। तो आप देख रहे हो ना कि इन ऐसे कंपोनेंट्स है जिनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूजलाज फ्रेम्स, ऐसे फ्यूजलाज गोल होता है, अब एकदम मतलब बॉटल की लगभग शेप का होता है, पीछे देखते हो जा करके वो पतला हो जाता है ना। तो विंग्स के जो फ्रेम्स होते हैं, यानी जो उसकी शेप को मेंटेन करते हैं, ऐसे गोल गोल लगे होते हैं, उसकी फिगर है मेरे पास, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इसको देख लो। ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखो जो दिख रहा है ना इसमें, ये गोल गोल, ये चीज़ है ना, ये गोल गोल जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, यानी जो फ्यूजलाज के शेप को मेंटेन किए हुए है, या फिर ये जो बल्कहेड है इसको भी आप कह सकते हो। वैसे बल्कहेड क्या होता है मैं आपको अलग से बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये समझो, ये जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं जो गोल गोल हैं, जो आपके विंग्स के
क्या नाम है, आपके फ्यूजलाज के शेप को मेंटेन करके रखते हैं, इन्हीं को बोला जाता है फ्रेम्स, या फिर इसी को फॉर्मर भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो समझ में आया। तो ये फॉर्मर्स, अब खुद सोचो एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, अगर ये फॉर्मर्स कोलैप्स कर जाएं तो क्या होगा, इसके अंदर जो आदमी लोग बैठे हों क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे में, है ना, पूरे चटनी बन जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए इसी वजह से ये जो जितने कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके लॉस होने पर एयरक्राफ्ट अपना कंट्रोल खो सकता है या फिर एयरक्राफ्ट क्रैश हो सकता है, इतनी बड़ी घटना हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको प्राइमरी स्ट्रक्चर में रखा जाता है। अब क्योंकि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, इसलिए आप खुद सोचो, जैसे आपके घर में कई टाइप के मेहमान आते हैं, तो कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं चलो ठीक है हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही इनके साथ भी, स्ट्रक्चर्स के पास साथ भी ऐसा ही होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इनका स्पेशल इंस्पेक्शन किया जाता है ना, स्पेशली इन्हें इंस्पेक्ट किया जाता है टाइम टू टाइम पर। इनमें अगर कोई डैमेज आता है तो उसके लिए स्पेशल रिपेयर प्रोसीजर्स होता है, सारा का सारा रिपेयर होगा, फिर उसका इंस्पेक्शन होगा, इस तरह से पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा, अब हमारा ये क्या नाम है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये आपको समझ में आ गया सभी को। किसी को अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो पहले माइक ऑन करके पूछ लीजिए, उसके बाद फिर हम अगले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर का, हाशमी शायद आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। क्या? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोल। इनएबिलिटी टू ऑपरेट अ सर्विस का मतलब पूछ रहे हो आप, यानी कि कुछ ऐसी घटना हो जाए जिससे मान लो आप रडर को ऑपरेट करना चाह रहे हो कि एयरक्राफ्ट जो है यॉ कर जाए थोड़ा सा, यानी उसे लेफ्ट कर दो या राइट कर दो, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका रडर पैडल जो है वो जैम हो गया हो, या फिर जो आपका रडर लगा हुआ है पीछे वर्टिकल स्टेबलाइजर पर वो जाम हो गया हो किसी वजह से। समझ में आया? तो इसे बोलते हैं इनएबिलिटी टू ऑपरेट एनी ऑपरेशन, यानी आप जो करना चाहते हो आप उसे कर ही नहीं सकते, आप इनेबल। समझ में आ गया? और किसी को कोई प्रॉब्लम जो नहीं समझ में आ रहा हो? यानी सब कुछ समझ में आ गया। तो चलो हम अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गया, अब बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के इंटीग्रेशन में काम करते हैं। यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो मैंने विंग स्पार बता दिया, आपके फ्यूजलाज के फॉर्मर्स की बात कर ली, या फिर मैंने इंजन माउंट्स की बात कर ली, इन सारे के सारों को जो सपोर्ट करते हैं उस सपोर्टिंग मेंबर को बोला जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के सपोर्टिंग मेंबर्स को आप कह सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्राइमरी जितने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये नंबर्स में ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने विंग स्पार देखा, तो विंग स्पार विंग्स में एक हो सकता है या फिर दो हो सकता है। इसी तरह से विंग रिब्स होते हैं या फिर फ्यूजलाज स्ट्रेंजर्स होते हैं जो विंग्स में एक से ज़्यादा लगाए जाते हैं, बहुत सारे लगाए जाते हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है विंग्स के या फ्यूजलाज के पूरे शेप को मेंटेन करके, या फिर जो स्पार पर लगने वाला लोड है उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी अलग अलग करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं अगर मान लीजिए कि कोई भी फोर्स है जो एक जगह पर लगेगा तो वो ज़्यादा डैमेज करेगा। अगर हम उसको कुछ एरिया में डिवाइड कर दें, थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, वो फोर्स बट जाएगा और अलग अलग एरिया पे लगने की वजह से आपका स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होगा, है ना। एग्जाम्पल के लिए आपके घर बने होंगे, वो देखो छोटे छोटे ईंटे से मिलकर बनाया जाता है, अलग अलग छोटा 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 छोटा। इमेजिन करो कि आपकी जो दीवार है वो एक पूरे एक ईंटे का बना होता, सिर्फ एक, है ना, या फिर पूरे दीवार में सिर्फ सरिया सीमेंट डाल के ऐसे ही बना दिया जाता एक, है ना, और कोई आकर के बहुत तेजी से फोर्स मारता तो क्या होता, पूरा क्रैक हो जाता, पूरा दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक हो जाता है ना। लेकिन अभी आप देखते हो ना, कोई चीज़ इंस्टॉल करना होता है आपको दीवार में, तो आप ठोक ठाक के उसको काट के निकाल देते हो, फिर भी बाकी दीवार डैमेज नहीं होता, वो ठीक रहता। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे ही ये सपोर्टिंग मेंबर्स होते हैं आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, जो प्राइमरी लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर से मैं वही वाला आपका शेयर कर रहा हूँ फिगर, आप उसमें देखोगे तो अच्छे से समझ भी पाओगे।
इस फिगर में अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें लिखा हुआ स्ट्रिंजर्स। आप स्ट्रिंजर्स देख पा रहे हो इसमें, ये वाले पार्ट जो हैं इसको बोलते हैं स्ट्रिंजर्स। ये ऐसे ही ये हर एक फॉर्मर के बीच में लगे होते हैं, है ना। तो फॉर्मर्स तो मैंने बताया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन अब क्या होगा जब हम एयरक्राफ्ट उड़ेगा तो एयरक्राफ्ट पर क्या होगा, फोर्स लगेगा एयरक्राफ्ट के फ्यूजलाज पर, तो वो सारा का सारा फोर्स पहले कहाँ ट्रांसफर होगा, इन प्राइमरी मेंबर्स पर। ये जो आपको गोल गोल दिख रहा है, ठीक है, ये प्राइमरी मेंबर्स पर पहले ट्रांसफर होगा। ये प्राइमरी मेंबर्स के लोड को ये जो स्ट्रिंजर्स हैं जो छोटे छोटे बीच में लगे हुए ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने में, थोड़ा थोड़ा। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा रुपया है, पर आप 10 लोग हो, मान लो 10 भाई हो, तो कितना पड़ा, 10 रुपया ही पड़ा, है ना। तो इसी तरह से फोर्स भी है, ज़्यादा फोर्स उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, तो वहाँ तो हमारा नुकसान हो जा रहा है क्योंकि पैसा कम हो जा रहा है ना। यहाँ पे हमारा फायदा हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम फोर्स को ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स अपॉन ऑपरेशन एंड ऑपरेशन, ठीक है। घर में क्या हुआ, पैसे के टाइम पे नुकसान हो गया, क्योंकि अगर अकेला होता तो 100 रुपया पा जाता, 10 लोग थे तो 10 रुपये मिला। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ फ़ायदा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि सारा फोर्स एक जगह पे लगे। अगर एक जगह पर सारा फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये होते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स जिसमें आपके विंग रिब्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने देखा ना फ्यूजलाज में, एक्चुअली मेरे पास फोटो है लेकिन वो PNG फॉर्मेट में है इसलिए आपको दिख नहीं रही अच्छे से, है ना। तो सिंपली ऐसा समझ लो, जो विंग्स होते हैं उनका जो शेप होता है ना वो कर्व्ड होता है, उन शेप को मेंटेन करने के लिए अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स लगाए जाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को विंग रिब्स बोला जाता है, ठीक है। फ्यूजलाज स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाई दिया। और या फिर जो ये स्किन है, एयरक्राफ्ट की स्किन है ना, ये जो पूरा आपको दिखता है, जो आप बाहर आंखों से देख पाते हो, ये पूरी स्किन भी क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही आती है, क्योंकि ये भी क्या करता है, एक तरह से फोर्स को हैंडल करता है। सारे के सारे एरोडायनेमिक फोर्स कहाँ आते हैं, सबसे पहले स्किन पर ही तो आते हैं। वो अलग बात है कि उसको बाद में हम फॉर्मर्स, स्ट्रिंजर्स और इनमें डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये भी क्या करते हैं, फोर्स को हैंडल करते हैं और ये सपोर्टिंग मेंबर की तरह काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं। किनको, विंग्स या फिर फ्यूजलाज या एयरक्राफ्ट के किसी भी स्किन पार्ट को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि टर्सरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मैंने बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी मैंने बताया प्राइमरी से कम इंपॉर्टेंट, यानी प्राइमरी को सपोर्ट करने वाले को क्या बोल दिया, सेकेंडरी, और सेकेंडरी को सपोर्ट करने वाले को बोलते हैं टर्सरी, है ना। यानी कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं एयरक्राफ्ट पर जो सेकेंडरी को सपोर्ट करने पर या फिर ड्रैग को रिड्यूस करने के लिए या फिर शेप को मेंटेन करने के लिए, यानी एडिशनल कामों के लिए इनका यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे थे अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अगर इसमें से कोई टूट जाए, मान लो एक स्ट्रक्चर टूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एयरक्राफ्ट आराम से लैंड कर जाएगा, आराम से टेक ऑफ कर देगा। नेक्स्ट जब पॉसिबल हमें चांस मिलेगा हम उसे मेंटेन कर देंगे। आप प्राइमरी वाला देख रहे थे, प्राइमरी में अगर एक भी डैमेज हो जाए तो एयरक्राफ्ट सीधे क्रैश हो जाएगा, इतना बड़ा नुकसान था। सेकेंडरी में उतना नुकसान नहीं था, टर्सरी एकदम भी नुकसान नहीं है ना। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा एयरक्राफ्ट की सेहत पर, है ना। लेकिन इनको भी मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सेकेंडरी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो सेकेंडरी वाला प्राइमरी को सपोर्ट नहीं करेगा। ये भी ज़रूरी है पर ये एडिशनल है ना। जैसे फेयरिंग्स आप जानते होंगे, फिलेट्स हो गए या ब्रैकेट्स हो गए, ठीक है। फेयरिंग्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जिस पार्ट पर, है ना, ये फिगर है मेरे पास, मैं शेयर कर रहा हूँ आपको, ये आप देख पा रहे होगे, है ना। ये देखो, मैं इसको घेर के दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है सभी को। ये वाला पार्ट जो है जहाँ पर फ्यूजलाज से आपका विंग ज्वाइंट है, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये दो सरफेसेस अलग अलग ज्वाइंट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हवा का जो स्मूथनेस है वो बरकरार नहीं रह पाएगा, है ना। ये सभी लोग समझते हो क्योंकि ये अलग अलग पार्ट है ना, और दोनों अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री पर मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्लो को स्मूथ बनाने के लिए देख रहे हो आप, ऊपर से हमने एक बहुत ही बढ़िया कंपोनेंट लगाया है जो क्या कर रहा है, पूरे फ्यूजलाज और विंग को स्ट्रीम लाइन बना दे रहा है ना। तो इस तरह के जितने भी कंपोनेंट्स आप यूज़ करते हैं इनको फेयरिंग्स बोलते हैं। कहीं कहीं पर विंग्स को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है फ्यूजलाज के साथ, वो फिलेट्स होते हैं, है ना, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, ये क्या होते हैं, फेयरिंग्स होते हैं। इसी तरह से फिलेट्स होते हैं। और ब्रैकेट्स क्या होते हैं, जो जैसे स्ट्रिंजर हो गए या फिर कोई पैनल वैनल लगा होता है, तो ये जनरली आप घरों वरों में भी देखते हो ना। जैसे कोई, अगर आपने देखा होगा घरों में जो दरवाजे वगैरह लगते हैं जो लोहे के होते हैं, आप देखते हो उनके कोने पे हम एक ऐसे छोटा सा एक्स्ट्रा पीस लगाते हैं, है ना, ताकि वो ज़्यादा मजबूत रहे, उसी को ब्रैकेट कहते हैं। ऐसे ही एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर में भी यूज़ होता है। जहाँ पर भी एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ा हुआ होता है
या जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा, वहाँ पर हम एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। और वो ब्रैकेट्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, है ना। और वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। अब दिमाग में आ रहा हो फिर पूरे स्ट्रक्चर को क्यों नहीं मजबूत कर दिया, फिर मैंने बताया पूरे स्ट्रक्चर को अगर आप मजबूत करने के चक्कर में फंस जाओगे तो क्या हो जाएगा, वेट एयरक्राफ्ट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर एयरक्राफ्ट का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो फिर फ्यूल बहुत ज़्यादा लेगा और फिर पैसेंजर उसके लिए पैसा नहीं देगा, कोई एयरलाइन उसे खरीदेगा नहीं, कहेगा भैया बहुत तेल खाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आपके टर्सरी स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स आप समझ में आ गया, आपको सेकेंडरी आपको समझ में आ गया, टर्सरी आपको समझ में आ गया। किसी को इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है, माइक ओपन करके फिर हम इसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे आज। ठीक है, देख लो। हाँ, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में ऐसे मेंबर आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे विंग स्पार या फिर आपके फ्यूजलाज के फॉर्मर्स हो गए, है ना, इंजन माउंट्स हो गए, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो प्राइमरी में आ गए। सेकेंडरी में आपके विंग रिब्स हो गए, है ना, फ्यूजलाज के स्ट्रिंजर्स हो गए, या फिर एयरक्राफ्ट का स्किन हो गया, ये सब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आता है। टर्सरी स्ट्रक्चर में आपके फियरिंग्स हो गए, फिलेट्स हो गए, या फिर ब्रैकेट्स हो गए, है ना, ये सब चीज़ें जो सपोर्टिंग मेंबर्स हैं ना, बहुत एडिशनल मेंबर्स हैं, ये सब आते हैं आपके टर्सरी में। ठीक है, क्लियर है सभी को। और किसी को कोई प्रॉब्लम, ये तो मान लो बुक में भी दिया हुआ है ना, कुछ समझ में जो ना आया वो बात बताओ। यानी सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डैमेज टॉलरेंस कॉन्सेप्ट की, है ना, कि आखिर डैमेज हमें कुल मिलाकर क्या करना है, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, हमें डैमेज से बचाना है ना। तो डैमेज से बचाने के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। तो हम उसके लिए 3 फॉर्मूले जो आपके बुक में दिए हैं वो यूज़ करते हैं। थोड़ा पुराने हैं, जो नया है वो भी मैं बताऊंगा। पहला है फेल सेफ स्ट्रक्चर। फेल सेफ स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि स्ट्रक्चर को इतना मजबूत बना दो कि वो कभी टूटे ही ना। ठीक है, या फिर जो भी स्ट्रक्चर है ना उसका सेकेंडरी भी उसी का डुप्लीकेट, यानी एक और मेंबर उसी तरह का लगा दो कि पहला वाला टूट जाए तो दूसरा वाला लोड ले ले, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और बहुत बार यूज भी हुआ। लेकिन प्रॉब्लम कब आई, जब मॉडर्न एयरक्राफ्ट आने लगे जिनका हाई परफॉर्मेंस चाहिए आपको। तो हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो वेट कम करना पड़ेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा मजबूत करने के चक्कर में फंस गए, या फिर आप सेकेंडरी हर जगह हर चीज़ का आप बैकअप देने लगे, स्टैंड बाई देने लगे, तो फिर क्या होगा, एयरक्राफ्ट का वेट बढ़ेगा। तो इसलिए ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट में सफल नहीं हुआ। ठीक है, तो फेल सेफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्ट्रक्चर को ही सेफ कर देना ताकि वो कभी डैमेज ही ना हो, और अगर डैमेज भी हो तो इसको इतना मजबूत बनाना या फिर एक ऐसा बैकअप प्रोवाइड करना ताकि वो कम से कम इमरजेंसी लैंडिंग तो कर ही ले, है ना। तो उसे बोलते हैं फेल सेफ स्ट्रक्चर। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, अब यूज़ नहीं होता है। क्यों यूज़ नहीं होता है ये आप सभी को पता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वेट ऐड कर देता है एयरक्राफ्ट में। ठीक है, और अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो आप सबको पता है आपको वेट कम रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा है सेफ लाइफ स्ट्रक्चर। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। सेफ लाइफ का मतलब क्या है, जिस भी कंपोनेंट को आप यूज़ कर रहे हो वो कंपोनेंट को आप पूरी तरह से टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद ये निकालो कि इसकी सेफ लाइफ है कितनी, यानी कितने दिन तक ये एकदम बेस्ट काम कर सकता है। और फिर बता दो कि भैया आप एयरक्राफ्ट खरीद को तो ले जा रहे हो, लेकिन इतने दिन के बाद ये वाला कंपोनेंट चेंज कर देना, क्योंकि इसकी लाइफ फिर ख़त्म हो गई, और इसकी लाइफ ख़त्म हो गई तो ये कभी भी डैमेज हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ, हमने फेल सेफ से वेट भी बचा लिया, और हुआ क्या कि हमने अपने एयरक्राफ्ट में मजबूती भी पा ली, है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपको कोरोजन लग गया। मान लो कि आपने अच्छे से रख रखाव नहीं किया एयरक्राफ्ट का, और उसकी लाइफ 1 साल थी, वो 6 महीने में ही टूट गया, तो आप कंपनी वाले के पास चले गए दौड़ के, अरे यार तुमने कहा था 1 साल है, 6 महीने में कैसे टूट गया। तो वो बताएगा आपको कि भैया आपने कोरोजन वगैरह का तो ध्यान रखा ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो गया, एक्स्ट्रा कमज़ोर हो गया। तो ये वाली प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हुई। तो कुल मिला करके इससे एक्स्ट्रा वेट तो बच गया, लेकिन कभी कभी, हर टाइम नहीं, 99.9% छोड़ के 0.1 कंडीशन में ऐसा होता था कि ये कभी कभी अपनी लाइफ से पहले भी डैमेज हो जाता। ठीक है, फटीग वगैरह की वजह से, एक्स्ट्रा स्ट्रेस की वजह से, या जो भी कोई कंडीशन होती थी उसमें होता था। तो इसके लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो था डैमेज टॉलरेंट कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब था, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, अभी मैंने बताया आपके, मान लो एक भाई हो, आप सिर्फ एक भाई हो, ठीक है, तो आपके पापा ने 100 रुपये आपको दिया, तो 100 रुपये आपका अकेला है। लेकिन अगर आप 10 भाई हो तो 10-10 रुपये हो गए ना। 100 रुपये अगर आपने पापा दिया, तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज़ करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, जितने भी प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनको छोटे छोटे पीसेस में एक साथ इकट्ठा करके तब यूज़ करते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई भी छोटा सा पार्ट जहाँ पर भी ये डैमेज होगा, उस पार्ट को छोड़ के बाकी पार्ट जो हैं वो सारा लोड कैरी कर लेंगे, है ना। जैसे मान लो
कि जनरली ऐसा आपने सुना होगा, बचपन में बहुत ही अच्छी कहानी थी, है ना, कि वो यूनिटी के लिए हम पढ़ते थे, सेकंड थर्ड में आपने पढ़ा होगा कि एक पिता था, वो जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया तो अपने बच्चों को बुलाया और लकड़ी दिया, है ना, तो एक लकड़ी सब तोड़ लिए और बंडल ऑफ लकड़ी दिया तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो बस वही वाला काम इसमें हमने किया, ठीक है। यानी जितने भी हमारे लोड थे, लोड तो उतना ही लगना है, आपका बड़े एयरक्राफ्ट है तो ज़्यादा लोड लगेगा, छोटा एयरक्राफ्ट है तो छोटा लोड लगेगा, लेकिन ये जो विंग स्पार्स हो गए या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हो गए, इनको हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में, यानी अब हम क्या कर रहे हैं, अपने जो घर की दीवार है उसको छोटे छोटे ईंटों से बना रहे हैं। तो क्या होगा कि जहाँ पर फोर्स लगेगा सिर्फ वही डैमेज होगा, और अगर वो डैमेज हो जाएगा तो बाकी के बाकी हैंडल कर लेंगे, है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें हम क्या किए, एक्स्ट्रा वेट भी बच गया, और ये सेफ लाइफ वाली जो प्रॉब्लम थी कोरोजन वगैरह वाली, उससे भी हम बच गए, क्योंकि अगर कहीं कोरोजन वगैरह हुआ भी तो एक पार्ट पे हुआ और वो पार्ट डैमेज हो गया। लेकिन इससे क्या हुआ, एयरक्राफ्ट तो पूरी तरह सेफ नहीं हुआ, लेकिन ये हो गया कि भैया क्रैश होने के चांसेस कम हो गए। अब आपका एयरक्राफ्ट अगर थोड़ा बहुत डैमेज भी है तो वो इमरजेंसी लैंडिंग तक तो आराम से रोक ही सकता है, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझते हैं। तो फेल सेफ क्या था, बैकअप मेंबर का यूज़ करना, तो उससे वेट बढ़ जा रहा था तो उसको हम नहीं यूज़ करते थे। फिर सेफ लाइफ आ गया, तो इसमें टेस्टिंग वगैरह हम कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे एबनॉर्मल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से वो पहले ही टूट जा रहा था, ठीक है। तो इनको भी हम खत्म किए, इनका भी यूज़ होता है, ऐसी बात नहीं है, इनका भी यूज़ होता है। और डैमेज टॉलरेंट है जो है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगा हाई जो आपके हाई परफॉर्मेंस वाले एयरक्राफ्ट है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कम से कम आपके वेट को भी दे रहे हैं और ड्रैग वगैरह को भी कम कर रहे हैं, और एयरक्राफ्ट कम से कम इमरजेंसी लैंडिंग तो कर ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट सेफ हो गया, ठीक। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये इतना था आज का हमारा कोर्स जो हमने पढ़ा। अब बाकी नेक्स्ट जो बचा हुआ है हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ह्यूमन फैक्टर का भी और ये भी मॉड्यूल 11 का भी। अब किसी को इसमें कुछ ना समझ में आओ तो अभी हमारे पास 4-5 मिनट है, वो मुझसे पूछ सकता है, जो कुछ भी ना समझ में आओ, कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी।